हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम नॉन कॉर्डेटा का फाइलम मोलस्का का अध्ययन करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है ऑर्थोपोडा के बाद। इसमें लगभग 60,000 जातियां पाई जाती हैं, 6000 स्पीशीज पाई जाती हैं। मोलस्का संघ के जो जंतु होते हैं वो कोमल शरीर वाले होते हैं। इनकी विशिष्ट बात क्या है कि इनका शरीर बहुत सॉफ्ट होता है, कोमल होता है, और इसीलिए उस कोमल त्वचा को, कोमल शरीर को सुरक्षा देने के लिए इनमें सामान्यतः कवच यानी कि शेल प्रेजेंट होता है। तो इसलिए कवचदार जंतु होते हैं। तो ये कोमल शरीर वाले कवचदार जंतु होते हैं, शेल्ड एनिमल्स होते हैं, जिनमें सामान्यतः खंड विहीन बॉडी पाई जाती है, अर्थात उनमें सेगमेंटेड बॉडी नहीं होती, अनसेगमेंटेड बॉडी होती है। और वो साइजोसीलोमेट एनिमल्स होते हैं, साइजोसीलोमेट शरीर होता है उनमें, जो हेड यानी कि शीर्ष, फुट यानी कि पाद, और एक अंतरांग पुंज यानी कि विसरल हम्प में बटी होती है। विसरल हम्प में बटी होती है बॉडी उनकी, और उसके ऊपर मेंटल या प्रवार या पैलियम, इसको पैलियम भी बोलते हैं, से वो कवर्ड रहती है, पैलियम से वो ढकी रहती है। यानी कि तो इनमें तो कोमल शरीर, तो मोलस्का संघ कोमल शरीर वाले कवचदार अनसेगमेंटेड यानी खंड विहीन साइजोसीलोमेट जंतुओं का ऐसा संघ है जिनकी बॉडी हेड, फुट और अंतरांग पुंज यानी कि विसरल हम्प में बटी होती है, और उसके ऊपर मेंटल और प्रवार और पैलियम प्रेजेंट होता है, वो उसको कवर्ड करता है, यानी कि वो उससे घिरी हुई होती है। मोलस्का को सबसे पहले एरिस्टोटल ने अध्ययन किया था। उसका अध्ययन एरिस्टोटल ने किया था। जॉनस्टन ने शब्द मोलस्का प्रस्तुत किया, और मोलस्का के संघ के जंतुओं या मोलस्का का जो अध्ययन होता है उसे हम मैलेकोलॉजी बोलते हैं, जबकि इन जंतुओं के कवचों का अध्ययन, शेल का अध्ययन कंकोलॉजी कहलाता है। अब इनके प्रमुख लक्षणों में सबसे पहले वास एवं वास स्थान। ये मुख्यतः जलीय होते हैं, और जलीय में भी ये मैरीन होते हैं यानी कि समुद्री होते हैं, जो लवणीय जल में पाए जाते हैं। लेकिन कुछ जंतु स्वच्छ जल में पाए जा सकते हैं, अथवा कुछ स्थल पर, लैंड पर पाए जा सकते हैं। और इनकी बॉडी जो होती है, शरीर जो होता है इनका खंड विहीन होता है यानी कि अनसेगमेंटेड होता है। लेकिन नियोपाइलिना अपवाद होता है, सेगमेंटेड बॉडी होती है उसकी, और नियोपाइलिना को जीवित जीवाश्म यानी कि लिविंग फॉसिल कहते हैं। और ये अकेला ऐसा मोलस्क है, एक मोलस्का संघ का अकेला ऐसा जंतु है जिसमें वृक्क यानी कि नेफ्रिडिया क्या प्रेजेंट होते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, और इनमें सेगमेंटेड बॉडी पाई जाती है। इसीलिए इनको कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं, क्योंकि नेफ्रिडिया किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, एनिलिडा का, लेकिन है किस मेंबर का, ये मोलस्का का। तो इसीलिए ये संयोजी कड़ी होती है मोलस्का और एनिलिडा के बीच की, क्योंकि इसमें नेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं जो एनिलिडा का कैरेक्टर होता है। तो इसमें तीन खास बातें हैं कि एक तो ये जीवित जीवाश्म है, लिविंग फॉसिल है, इसके सभी मेंबर्स जो होते हैं वो अब लुप्त हो चुके हैं। अकेला मोलस्क है जिसमें नेफ्रिडिया युक्त बॉडी पाई जाती है, जो सेगमेंटेड बॉडी होती है, खंडित बॉडी होती है। और तीसरा, ये कनेक्टिंग लिंक्ड यानी कि संयोजी कड़ी होती है किसकी, मोलस्का और एनिलिडा के बीच की, क्योंकि इसमें नेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं। अब इनकी जो सममिति है यानी कि सिमेट्री है, वो द्विपार्श्व सम्मित होती है यानी कि बाइलेटरल सिमेट्रिकल होती है। लेकिन जब डेवलपमेंट होता है तो डेवलपमेंट के दौरान कुछ जंतु जैसे पाइला में टॉर्जन यानी कि घुमाव के कारण
इनके अंदर सेकेंडरी ये एसिमेट्रिकल यानी कि असममित बॉडी वाले हो जाते हैं, क्योंकि वो टॉर्जन के कारण उनकी बॉडी घूम जाती है, तो घूमने के कारण अब उनकी जो सिमेट्री होती है वो चेंज हो जाती है, सिमेट्रिक समाप्त हो जाती है, जिससे ये अब असममित जंतु रह जाते हैं यानी कि एसिमेट्रिकल एनिमल्स रह जाते हैं। शारीरिक संगठन में इनका अंग तंत्र प्रकार का शारीरिक संगठन पाया जाता है और ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लेन पाया जाता है। जनन स्तर ये त्रिकोर की होते हैं और देह भित्ति में एक स्तरीय एपिडर्मिस होती है। और एपिडर्मिस में समानतः सीलिया पाए जाते हैं और इसमें अनैच्छिक पेशियां यानी कि इनवॉलेंट्री मसल्स बंडल में पाई जाती हैं, बंडल में उपस्थित होती हैं। शरीर के भाग, अब इनकी जो बॉडी होती है बेसिकली 3 भागों में बटी हुई होती है, एक शीर्ष, दूसरा पृष्ठीय अंतरांग और तीसरा आधारीय पेशीय फुट यानी कि पाद। जो इनकी बॉडी है उसमें शीर्ष हेड होता है और जो पृष्ठीय अंतरांग है यानी कि विसरल हम्प है उसके अंदर सभी ऑर्गन्स होते हैं अधिकांश, और आधारीय पेशीय फुट जो मस्कुलर होता है, पेशीय होता है और वो चलन में सहायता करता है, इसके अंदर अंग उपस्थित होते हैं, इसमें सेंस ऑर्गन्स उपस्थित होते हैं। लेकिन जो डॉर्सल बॉडी वाल है यानी कि जो पृष्ठीय देह भित्ति है उससे अतिवृद्धि निकलती है, आउटग्रोथ निकलती है, जो इनके शरीर को चारों तरफ से घेर लेती है, और इस अतिवृद्धि को हम बोलते हैं मेंटल या प्रवार या पैलियम। पैलियम बोलते हैं। और बॉडी के बीच में और मेंटल के बीच में, अब बॉडी के चारों तरफ मेंटल है तो मेंटल और बॉडी के बीच में जो स्पेस होता है हम उसे बोलते हैं मेंटल कैविटी यानी कि मेंटल गुहा, और मेंटल गुहा के अंदर ही उत्सर्जित छिद्र, पोर, जनन पोर यानी कि रिप्रोडक्टिव पोर और एनल पोर, तीनों पोर उसी में खुलते हैं, और ये इनके विशिष्ट लक्षणों में से एक है। और चौथा, अधिकांश जो 5वां पार्ट है, 3 पार्ट ये हो गए, चौथा मेंटल हो गया, 5वां पार्ट जो है वो है कवच यानी कि शेल, और मेंटल द्वारा ये स्रावित होता है शेल, और ये अधिकांश मोलस्का संघ के जंतुओं में शेल प्रेजेंट होता है क्योंकि इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, और सॉफ्ट होने के कारण इनकी बॉडी को सुरक्षा देने के लिए इनके चारों तरफ शेल प्रेजेंट होता है। शेल जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट और प्रोटीन का बना होता है, और जो सेल होता है उसको सिक्रीट कौन करता है? मेंटल सिक्रीट करता है, और ये स्लाइमी शेल होता है। लेकिन शेल जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का और कोकेलोनिन प्रोटीन का बना होता है। लेकिन जो कुछ एनिमल होते हैं मोलस्का में उसमें शेल इंटरनल हो सकता है। तो शेल जो होता है वो नॉर्मली बाहर होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है आंतरिक हो सकता है, इंटरनल हो सकता है, और कभी कभी एब्सेंट हो सकता है। अब इंटरनल जो है कटल फिश में होता है, रिड्यूस हो सकता है, और इवन एब्सेंट हो सकता है ऑक्टोपस में, एब्सेंट होता है ऑक्टोपस में, और आंतरिक होता है कटल फिश में, और कभी कभी रिड्यूस हो सकता है। अब बॉडी कैविटी जो है, शरीर की गुहा, इनमें जो बॉडी कैविटी होती है वो ग्रेटली रिड्यूस्ड होती है, अर्थात बहुत कम विकसित होती है, रिड्यूस्ड होती है, कम होती है, यानी कि जो वास्तविक गुहा होती है। और जो केवल कहाँ प्रेजेंट होती है? कैविटीज इन पेरिकार्डियम में, हार्ट की जो वाल होती है, वो हार्ट की जो वाल है, दीवार है, उसके ऊपर जो कवरिंग होती है उसे पेरिकार्डियम बोलते हैं। किडनी और गोनेड, यानी कि जो ट्रू सीलोम होती है यानी कि वास्तविक गुहा, वो कहाँ दिखाई देगी? कैविटीज यानी कि गुहा किसकी? 3 जगह की। कौन कौन सी? पेरिकार्डियम में, किडनी में, और जो 3 पार्ट है जिसमें वो दिखाई देती है, कौन कौन सी होती है? एक तो किडनी में, गॉनेड्स में और पेरिकार्डियम में। यानी कि जो इससे पहले थे ऑर्थोपोड्स में थे, तो ऑर्थोपोड्स में जो दिखाई देती थी
ट्रूसिलोम वो किडनी में यानी कि उत्सर्जी अंगों में, और गोनेट्स में दिखाई देती है, जैसे गोनोसील और नेफ्रोसील बोलते हैं। लेकिन इनमें एक पेरिकार्डियम के साथ और प्रेजेंट होती है सीलोम। तो सीलोम 3 जगह होती है, पेरिकार्डियम में, प्लस किडनी में, प्लस गोनेट की कैविटीज में। अब जो बॉडी कैविटी है इनमें, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसमें, अब डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र जो है वो इसमें विकसित पाचन तंत्र होता है और वो कंप्लीट होता है। एनस खुलता है मेंटल कैविटी में जिससे बॉडी से बाहर निकलता है। सलाइवरी ग्लैंड्स इनमें प्रेजेंट होती हैं और हिपैटोपैनक्रियाज प्रेजेंट होता है। इसमें जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं वो हिपैटोपैनक्रियाज और सलाइवरी ग्लैंड होता है। इनमें एक विशेष बात है कि इनके अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है रेडुला, जो रेस्पिंग ऑर्गन होता है। रेस्पिंग अंग होता है। रेस्पिंग का मतलब पीसना वाला। जो खाना होता है उसको वो पीसने का काम करता है। ये इनका इम्पोर्टेंट फीचर है जो किसी और में आसानी से नहीं मिलता है। तो रेस्पिंग रेडुला प्रेजेंट होता है जो उसको खाने को पीसने का काम करता है। रेस्पायरेशन जो होता है इनमें, श्वसन जो होता है, अब इनमें श्वसन जो होता है वो गिल्स के द्वारा हो सकता है। इनकी गिल्स को टीनिडिया बोलते हैं। मेंटल कैविटी जो होती है वो भी हेल्प करती है श्वसन में। तो मेन किससे होता है? गिल्स से होता है, यानी कि जिन्हें हम टीनिडियम बोलते हैं। लेकिन साथ में मेंटल कैविटी भी हेल्प करती है। और इसके अलावा जो पल्मोनरी सैक होता है पाइला में, वो भी रेस्पायरेशन में हेल्प करता है। और जो पाइला होता है वो ड्यूल रेस्पायरेशन यानी कि दोहरा रेस्पायरेशन, दोहरा श्वसन प्रदर्शित करता है। पल्मोनरी सैक से तो वो लैंड पर रेस्पायर करता है, जबकि गिल से वो वाटर में करता है। तो नॉर्मली जब वो वाटर में होता है तो गिल से करता है, जो अधिकांश लोग करते हैं, अधिकांश जंतु करते हैं मोलस्का के। लेकिन जब वो लैंड पर होता है तो वो पल्मोनरी सैक से रेस्पायरेशन करता है, अर्थात वो दोहरा रेस्पायरेशन शो करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें खुले प्रकार का होता है, लेकिन सिफेलोपोड मोलस्क्स में वो बंद प्रकार का होता है। ये इनका इम्पोर्टेंट फीचर है, क्योंकि नॉर्मली एनिलिडा को छोड़कर किसी भी इन्वर्टिब्रेट फाइलम में, किसी भी नॉन कॉर्डेट फाइलम में बंद प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता। लेकिन सिफेलोपोड मोलस्क्स ऐसे होते हैं जिनमें बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, नहीं बाकी सभी मोलस्क्स में खुले प्रकार का पाया जाता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में इनमें 1 या 2 जोड़ी किडनीज होती हैं, वृक्क होते हैं। लेकिन इनके अंदर जो किडनी होती है वो भी, उनका भी पोर कहाँ होता है? मेंटल कैविटी में होता है। लेकिन जो मोलस्क हैं, उन मोलस्क में जो किडनी होती है वो मेटानेफ्रीडिया होती है। और उसको ऑर्गन ऑफ बोजेनस भी बोलते हैं, ऑर्गन्स ऑफ बोजेनस और कैबर्स ऑर्गन्स। तो उनके अंदर जो वृक्क होते हैं, यानी कि जो किडनी होती है, 1 या 2 जोड़ी होती है, सैक लाइक होती है, जो मेंटल कैविटी में खुलेगी, और वो मेटानेफ्रीडिया होती है। और इसे हम कैबर्स ऑर्गन और ऑर्गन ऑफ बोजेनस बोलते हैं। एक्सक्रीटरी मैटर जो होता है अमोनिया अथवा यूरिक एसिड होता है, सेम होता है जो पहले वाले फाइलम में था। नर्वस सिस्टम में 3 युग्मित गुच्छिकाएं यानी कि पेयर्ड गैंग्लिया होते हैं। और जो पेयर्ड गैंग्लिया है, एक होता है सेरिब्रल गैंग्लिया जो माउथ के ऊपर होता है, पीडल का मतलब जो फुट में होता है, और जो विसरल होता है वो विसरल मास में होता है। 3 होते हैं जो गैंग्लिया। कौन कौन से? पहला होता है सेरिब्रल, दूसरा होता है पीडल, और तीसरा होता है विसरल। विसरल मास में होगा, यानी कि अंतरांग में होगा। पीडल जो होगा फुट में होगा, यानी कि पाद में होगा। और ये माउथ से ऊपर की तरफ होगा, ब्रेन की जगह, जहाँ और जंतुओं में ब्रेन होता है उस जगह होता है लगभग। तो इसलिए इसका नाम है सेरिब्रल गैंग्लिया और पीडल गैंग्लिया और विसरल गैंग्लिया। अब इनमें मच बेटर यानी कि अधिक विकसित संवेदी अंग पाए जाते हैं। अब तक जितने अभी हमने जंतु पढ़े उनसे आई प्रेजेंट होती है ओमेटोफोर नामक एक स्टाक पर, जिसका काम होता है विजन देखना।
स्टेटोसिस्ट या लिथोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं जो इक्विलिब्रियम का यानी कि बैलेंस का काम करते हैं, फुट में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद स्टेटोसिस्ट के बाद ऑस्फ्रेडिया होते हैं। ऑस्फ्रेडिया जो होते हैं कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, यानी कि किसी रसायन को चेक करते हैं, उसको प्रति संवेदी होते हैं। और ऑल्फैक्टरी होते हैं, यानी कि स्मेल के लिए होते हैं। टेस्ट करते हैं केमिकल और फिजिकल नेचर ऑफ वाटर, जो जल इनकी बॉडी में एंटर कर सकता है, जो इनके संपर्क में आता है, उसके फिजिकल और केमिकल नेचर को चेक करते हैं ऑस्फ्रेडिया। रिप्रोडक्शन में, जनन में, इनमें जनन सेपरेट होते हैं। जनन अंग यानी कि अलग अलग जंतुओं में होते हैं, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। और स्नेल्स में ओवोटेस्टिस होती है, अर्थात जो दोनों काम करती हैं, ओवरी की तरह भी, टेस्टिस की तरह। और गोनेट्स में डक्ट्स उपस्थित होती हैं। डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, यानी कि निषेचन जो होता है बाह्य हो सकता है अथवा आंतरिक हो सकता है। क्लीवेज स्पाइरल और डिटर्मिनेट होता है। होलोब्लास्टिक और अनइक्वल होता है, अर्थात स्पाइरल वे में लगे होते हैं ब्लास्टोमियर्स। फेट सभी ब्लास्टोमियर्स का पहले से पता होता है, निश्चित होता है। कंप्लीट, एक पोल से दूसरे पोल तक डिवाइड होगा एग, और दो अलग अलग भाग जो बनेंगे वो एक बड़ा और एक छोटा बनेगा। डेवलपमेंट जो होता है वो डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट हो सकता है, अर्थात परिवर्धन प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हो सकता है। जब अप्रत्यक्ष होगा तो एक लार्वा बनेगा जिसका नाम होता है ट्रोकोफोर। नॉर्मली लार्वा जो होता है यूनियो का वो ग्लोकाइडियम होता है, और पाइला का जो लार्वा होता है वो वेलिजर लार्वा होता है। अब मोलस्का जो होते हैं उनके अंदर जो विशिष्ट लक्षण हैं वो 7 हमें विशिष्ट लक्षण पढ़ने, जो इनके अलावा सामान्यतः नहीं पाए थे, 6 है कॉमनली। तो पहला है इसकी बॉडी का 3 भागों में विभाजन, जो नॉर्मली इन जंतुओं के अलावा कहीं नहीं दिखाई देता। इनकी बॉडी 3 मेन भागों, हेड यानी कि शीर्ष, पृष्ठीय अंतरांग और विसरल हम्प, और आधारीय पेशीय फुट यानी कि पाद में बटी हुई होती है। इसके अंदर सेंस ऑर्गन होते हैं, ये इसमें अधिकांश ऑर्गन होते हैं। इसमें फुट जो होता है उसमें मसल्स होती हैं जो उसको चलन में हेल्प करती हैं। दूसरा जो विशिष्ट लक्षण है, इनके चारों तरफ जो देहभित्ति होती है, डॉर्सल जो पृष्ठीय देहभित्ति होती है, वो इसकी बॉडी के चारों तरफ कवरिंग चढ़ाते हैं, और उसके ऊपर जो उसको घेरे हुए होते हैं, और इस जो कवरिंग होती है उस कवरिंग को हम बोलते हैं प्रवार या मेंटल या पैलियम, और ये इसके बॉडी के कंप्लीट उसमें प्रेजेंट होती है। और तीसरा, इनमें जो बॉडी और मेंटल के बीच में स्पेस होता है उसे हम मेंटल कैविटी यानी कि मेंटल गुहा कहते हैं। और इनकी मेंटल गुहा में उत्सर्जी छिद्र, जनन छिद्र और एनल छिद्र तीनों खुलते हैं। ये इनका तीसरा विशिष्ट फीचर है। चौथा, इनमें कैल्शियम कार्बोनेट और प्रोटीन का बना एक शेल प्रेजेंट होता है, कवच प्रेजेंट होता है, जो मेंटल द्वारा स्रावित होता है। और ये कवच भी एनिमल किंगडम में इनके अलावा किसी में उपस्थित नहीं होता, बहुत हार्ड होता है, जो कभी इंटरनल रिड्यूस्ड अथवा एब्सेंट हो सकता है। जो नेक्स्ट करैक्टर है इनमें वो है, इनके पाचन तंत्र में एक विशेष प्रकार का ऑर्गन पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं रेडुला। रेडुला एक रेस्पिंग ऑर्गन होता है, अर्थात वो भोजन को पीसने का काम करता है, और पीसने के बाद जो भोजन का अंतर्ग्रहण होता है वो आसान हो जाता है, डाइजेशन जो होता है वो आसान हो जाता है। और रेडुला एनिमल किंगडम में इनके अलावा जल्दी से किसी में उपस्थित नहीं होता है। और 6th जो है इनका विशेष लक्षण है, वो इनमें अधिक विकसित संवेदी अंग पाए जाते हैं और जंतुओं की तुलना में। तो ये 6 विशिष्ट लक्षण हैं जो इन्हें अन्य जंतुओं से अलग करते हैं, पृथक करते हैं। विभेदक लक्षण इनके कि इनकी बॉडी 3 भागों में बटी होती है, हेड, फुट और विसरल मास या हम्प भी बोलते हैं, मास भी बोल देते हैं। और दूसरा, इनमें मेंटल प्रेजेंट होती है, जो डॉर्सल बॉडी वाल की अतिवृद्धि होती है जो उस पूरी बॉडी को घेर लेती है। उत्सर्जी जनन और एनल छिद्र जो होते हैं वो मेंटल कैविटी में खुलते हैं, यानी कि मेंटल कैविटी इनमें ही पाई जाती है और किसी में मेंटल कैविटी नहीं पाई जाती। चौथा, अधिकांश जंतुओं में कैल्शियम कार्बोनेट और प्रोटीन का बना शेल होता है जो इनको सुरक्षा देता है, तो क्योंकि इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, कोमल होती है। पांचवा, इनमें जनन उसमें पाचन तंत्र में एक विशेष ऑर्गन पाया था, इसका नाम होता है रेडुला, जो भोजन को पीसने का काम करता है, रेस्पिंग ऑर्गन होता है। और छठा, इनमें और जंतुओं के कंपैरिजन में अधिक विकसित संवेदी अंग
पाए जाते हैं। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।